हेलो बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो अब तो आपका एनटीए के द्वारा स्कोर भी आ चुका है, जेई मेन परसेंटाइल आ चुका है। तो उसको ध्यान में रख के अब आगे की स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है बच्चों। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको और ज़्यादा अटेम्प्ट अच्छे हो, इसके लिए और अच्छे से रिवाइज करो। और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके कुछ अटेम्प्ट या इस अटेम्प्ट में हो सकता है उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से थोड़े से कम आए हैं। तो बच्चों कुछ नहीं सोचना है, दिस वाज जस्ट द मॉक टेस्ट। अभी मार्च, अप्रैल और मई है, आप अच्छा करोगे। और क्योंकि अब हम जैसे कंसेप्ट वाले लोग इसमें बाद में आए हैं, तो नेचुरल से धीरे 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 बेनिफिट होते जाएगा। ऑनलाइन तो पहले से भी चल रहा है, लेकिन वो क्या था, और वो भी अपने आप में अच्छे थे, लेकिन हो सकता है आपके मन में कुछ और परसेप्शन होगा कि शायद ऐसा टाइम दूसरे जगह देने पर भी हो सकता था हमारा स्कोर आ जाए। वैसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अभी और टाइम है बच्चों। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमारे फर्स्ट जो इसके पहले थे इंटीग्रल कैलकुलस जो फरवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं, उस पर पार्ट 1 हमने उसमें कर लिया था। आज बारी है पार्ट 2। तो इसमें हम फिर से वही इनडेफिनिट, डिफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चार टॉपिक्स के कुछ और अच्छे क्वेश्चन विथ गुड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट आज के क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है जो एकदम डिफरेंट है। यदि आपने हमारा लेक्चर अच्छे से देख रखा है, चाहे आप प्रयास बैच में हो या जेई मेन अल्टीमेट बैच में हो, तो जिस तरीके से हमने थ्योरी किया था उससे ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने बताया था ऑर्डर और डिग्री सबसे आसान होता है, इवन जेई एडवांस में भी बहुत रेयर केस में आते हैं, जेई मेन में तो हमेशा आते हैं बच्चों। ऑर्डर 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 चिल्लाना सबको आता है, यानी हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिफाइंड होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। किसी इक्वेशन में, किसी रैंडम इक्वेशन में, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, जितने इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही उससे बने हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। सिंपल। तो इसमें कितना ए है, देखो ए यहां है, रूट के अंदर जाके वो ए बदल तो नहीं जाएगा। जैसे अब कोई आदमी है, घर के अंदर गया तो दूसरा तो नहीं बन जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सा नेचर बदल जाता है ना। हम बाहर अलग एक्टिंग करते हैं, अलग अलग एक्टिंग करते हैं, मतलब घर के अंदर, है ना। वो एक्टिंग बदलती है लेकिन हम नहीं बदलते, है ना। तो होता क्या है, ए बाहर भी है, ए अंदर भी है, लेकिन है तो एक ही ए। तो इस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में बनेगा उसका ऑर्डर, है ना, यहाँ एक ए है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वैसे वो लिखा रहता है, वो नहीं लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ, तो एक है ना, यानी इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही हो गया। इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने इफेक्टिव होंगे उसके बेस पर बोलते हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी 1 है। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सो फॉर्म्ड, इसका ऑर्डर नहीं होता है, जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका, है ना, ऑर्डर हो गया 1। अब डिग्री के लिए हमने क्या बोला था, जो ऑर्डर टर्म है यानी dy बाई डी एक्स है, यानी डेरिवेटिव्स है, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर डिग्री, डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, फॉर डिग्री क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, है ना। डेरिवेटिव मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होने चाहिए ये, अच्छा ठीक है, पॉलिनोमियल। वही बोल रहे थे ना इतने देर से, तो पॉलिनोमियल में होने चाहिए। तो यहाँ तो ये नहीं है। अब देखो डिग्री के लिए क्या होता है ना, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, एंजॉय करने के लिए कर रहे हो, लेकिन विथ ए पर्टिकुलर डिग्री, है ना। डिग्री यदि आपके पास है ना, तो आपका एंजॉयमेंट भी एक स्टेटस कहलाता है, और यदि नहीं है ना, तो वो कुछ या दूसरे लोगों के लिए कुछ न कुछ तो दुख का कारण जरूर बनता है बच्चों। यानी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बिना मेहनत किए हुए डिग्री आती नहीं है। वैसे डायरेक्ट देख सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक था तो उसी का यानी dy बाई डी एक्स आएगा, तो dy बाई डी एक्स का टोटल पावर कितना आएगा, 3/2 आएगा ना। देखो a इंटू रूट ए है, तो डायरेक्ट कैसे देखोगे, a इंटू रूट ए यानी a का पावर 3/2, तो डिग्री
उसी से आया था ऑर्डर, यानी dy बाई डी एक्स का पावर 3/2 हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो dy बाई डी एक्स का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब डिग्री आ गया 3। डायरेक्ट पता चल रहा है, चलो निकाल कर देखते हैं, है ना। तो यहां से यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ रहा है, dy मतलब 2y dy बाई डी एक्स। राइट साइड में कितना आ गया, चलो तो a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बस a हो गया, है ना। तो यहां से a आ गया, अब वापस रख देते हैं। सो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए के जगह पर रख दिया, और ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स। मतलब हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कर ले रहे हैं। x प्लस रूट ए यानी इसी का रूट, है ना, तो 2y dy बाई डी एक्स का रूट डिवाइडेड बाय ए, यही होगा ना। अब देखो पूरे में हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, दोनों देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से आ गया आपका, अच्छा y से y तो कैंसिल हो गया, हम भी जो है ना, देख y से y तो काट देते हैं एक, यहां क्या आ गया y और यहां मल्टीप्लाई कर लिया तो y माइनस 2x dy बाई डी एक्स, और यहां ए क्यों लिख दिया भाई, ये तो 2 है, पता चला फिर आदमी सोच रहा है ए तो हटा ही नहीं, इसलिए तो y माइनस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 कट गया, और dy बाई डी एक्स का पावर यानी 2y dy बाई डी एक्स, यहां तो रूट y है, और dy बाई डी एक्स का पावर कितना हो गया, देखो 2 से 2 काट दिए, ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। हमें डेरिवेटिव्स का पावर इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर लेना होता है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दिए तो यहां से आ गया आपका y माइनस 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2y और dy बाई डी एक्स का पावर 3। तो सारे देखो मेनली हमें क्या ध्यान देना है, डेरिवेटिव्स होने चाहिए पोलिनोमियल में, यदि वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में है जो कि रिमूवेबल नहीं है तब डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। ट्रांसेंडेंटल मतलब साइन है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक है, इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, डेरिवेटिव उसके साथ चिपका हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है उसको कि वो वहां से निकल भी नहीं रहा है, यानी नॉन रिमूवेबल है। तो यहां से डिग्री हो गई 3, है ना, डिग्री कितना 3 हो गया। तो कह रहा है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो ऑर्डर आ गया 1, डिग्री है 3, तो डिफरेंस इज, डिफरेंस का मतलब हाइयर माइनस लोअर ना, तो आंसर आ गया 2। डिग्री कभी आधा कोना नहीं होता है बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि 12th का एग्जाम दिए नहीं है तो हम बोल सकते हैं हम साल ही 11 पास आउट हैं, ऐसा तो होता नहीं है, या तो 12th पास आउट है या 11th है। वैसे 11th भी उतना नहीं देखा जाता, 12th 10th ये है। तो ये क्लियर है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। इसमें देखो क्या है, y दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e टू द पावर साइन y, है ना। तो यहां से हमें ये वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है क्या, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है। वैसे तो कोई इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकता है, ये सेट उसी के लिए दिया हुआ है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल सेपरेबल भी है, इसको उधर ले जाएंगे और आ जाएगा आंसर, ठीक है। आइदर बाय वेरिएबल सेपरेबल, आइदर बाय वेरिएबल सेपरेबल, है ना, या लीनियर, दोनों में से किसी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीनियर तो सीधे दिया हुआ है ना, देखो e टू द पावर साइन y को z मान लिया, तो e टू द पावर साइन y को यदि हम z मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन y इंटू कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना। तो हम ले लेते हैं इसमें लेट e टू द पावर, देखो हम क्यों लीनियर ले रहे हैं बच्चों, हम इसीलिए लीनियर ले रहे हैं कि हमें लीनियर रिवाइज हो, वेरिएबल सेपरेबल तो हमें आता ही है ना। हम इसको इधर कर देते हैं, cos x कॉमन 1 माइनस वो करके लिख सकते हैं। तो यहां से e टू द पावर साइन y इसका डिफरेंशिएशन इंटू कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया dz बाई डी एक्स, आया ना। अब दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस टू क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर, ये तो आ गया आपका dz बाय dx प्लस e टू द पावर साइन वाई, इसी को z माने हैं ना, यानी cos x इंटू जेड इज इक्वल टू cos x है। ठीक, यही दे रखा है। अभी भी ये वेरिएबल सेपरेबल है बच्चों, अभी भी है ये वेरिएबल सेपरेबल है ना, तो यहां से लीनियर भी ले सकते हैं और नहीं तो नहीं। चलो वेरिएबल सेपरेबल अब हमें ठीक लग रहा है भाई, है ना। तो dz अपॉन, देखो cos x इधर ले गए तो 1 माइनस जेड आ गया, और cos x उधर ही रहने दिए तो dx हो गया। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, log 1 माइनस जेड, है ना। और फॉर्मलिटी के लिए हम इसमें क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, लॉग में ये माइनस आ जाएगा ना, और यहां है आपका साइन ऑफ एक्स, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, तो बस z के जगह पर रख देते हैं, तो यहां से माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस ई टू द पावर साइन y का मॉडुलस इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी है। सी निकालने के लिए देखो कंडीशन दे रखा है, तो सी हम रख देंगे, देखो यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो y दे रखा है 0, तो x यदि 0 रखते हैं तो ये आ गया 0, और y 0 रखते हैं तो log के अंदर आ गया 0। इसका मतलब कुछ न कुछ बीच में डेटा का गलत है। देखो log के साथ 0 तो हो नहीं सकता, वैसे जानते हो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 log x क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है, वैसे ये याद रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ x माइनस इनफाइनाइट, तो अब c प्लस इनफाइनाइट थोड़ी आएगा, अदरवाइज बाकी कैसे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। यानी कुछ न कुछ डेटा का मिसमैच है, डेटा प्रॉब्लम, है ना। मतलब आपको प्रोसीजर याद रखना है, बाकी इसमें डेटा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन सारे के सारे वो स्टूडेंट वाइज आए हैं, हम लोग के पास के लिए नहीं आए हैं, कि जब तक कि हम लोग न, जैसे वो स्टूडेंट के पास आया है कि जिसने 24 फरवरी का दिया था वो 24 फरवरी का ही मिला सकता है अपने से, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्वेश्चन आए हैं। एग्जैक्ट तो हमें बहुत अभी भी मेहनत करनी होगी, जब तक कि अच्छे अच्छे जो पब्लिशर हैं वो बुक्स के फॉर्म में ना लाए, है ना। तो इस वजह से बाकी कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट ही तो सीखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आपका दोबारा तो आने से रहा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एनटीए ने अपलोड किए हुए हैं अपने जो भी उनके सॉफ्टवेयर हैं। नेचुरल सी बात है, सेट थ्योरम चल रहा है, सेट थ्योरम का मतलब समझते हो ना, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है एक ही सेट में, तो वो पूरा का पूरा एनटीए का सेट है, तो उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है हमें मेथड रिपीट करने हैं। मेथड्स तो 10 होते हैं, क्वेश्चन तो 1000 बनते हैं बच्चों। इसका मतलब आपको मेथड सीखना है, यहां से सी आ जाता, सी रख के यानी कर्व आ जाता है, यहां से x के जगह पर y के जगह पर हमें निकाल लेना है। क्लियर है बच्चों, y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल के x के जगह पर ये सब सारा रख लेना है। π/6 है, π/3 है, π/4 है, देखो कितना आसान है। तो मेथड्स तो अपने आप में याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, ये एकदम और आसान क्वेश्चन लग रहा है। द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत जगह कटते हैं ना। यदि हम इसको बोलें कि मान लिया जाए, है ना, साइन और कॉस का ग्राफ बना लें, ठीक है, ये है, बहुत जगह वैसे कटते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, है ना, ये है, सिमिलरली और इधर भी जा रहा है, दिया ही हुआ है कि बहुत जगह हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, हम मतलब साइन और कॉस, ठीक है। तो इसका ग्राफ यदि बना रहे हैं, थोड़ा सा केयर के साथ हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ होता है, ये है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये वाला है ग्रीन वाला क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जितने पॉइंट पर कट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट है ना, तो जो कह रहा है कि अच्छा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन द टू ग्राफ्स इंक्लोज द सेम एरिया, सेम सिमेट्रिकल होता है। तो यदि हम ये वाला सबसे आसान ले लेते हैं, ये कहां पर कटा, π/4 पर, और ये उसके बाद दोनों कहां पर कटे भाई,
5π/4 पर, है ना। तो π/4 से 5π/4 के बीच में एरिया बॉन्डेड क्या हुआ बच्चों, ये वाला एरिया हुआ है, दोनों कर्व के बीच इंक्लोज, है ना। बाकी इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लेना है, ये वाला एरिया है। तो पूरे इस एरिया को यदि हम देख रहे हैं, इसका मतलब साइन एक्स ऊपर है या कॉस एक्स ऊपर है, साइन एक्स है, देखो ग्रीन कलर है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले लेंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए, रिक्वायर्ड एरिया, है ना, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉरी, π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4 हमें ले लेना है, π/4 से 5π/4 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मॉडुलस तो इसीलिए ले लेते हैं कि चलो निगेटिव ना हो जाए, लेकिन मॉडुलस हम तब लेते हैं जब हमें पता नहीं है कि विच कर्व इज अपर, है ना। तो इसमें तो हमें पता है कि साइन है या कॉस है, तो साइन ही तो ज्यादा है, बस इसको सोल्व कर लेना है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही है, तो बस यहां से ए आ गया आपका ए। तो यहां से आप सोल्व कर लोगे ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये है साइन एक्स फ्रॉम π/4 टू 5π/4 आ जाएगा ना। बहुत आसान है, यहां से अब इसको सोल्व कर लिया, एक √2 होता है, दूसरा भी √2 होता है, यानी 2√2 आ गया। सो a इज इक्वल टू आ गया 2√2। हमसे पूछा जा रहा a का पावर 4, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला होगा इस वजह से, तो a का पावर 4 सॉरी 2√2 का पावर 4, 2√2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर तो 8 होता है, 64। तो इस तरीके से हम ये सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये हमें ध्यान देना है कौन सा किस तरीके से सोल्व करना है। क्लियर है ना। अब आगे देखें, ये देखो, यदि कोई फंक्शन फंसा हुआ है किसी इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय न्यूटन लीबनिज थ्योरम। तो न्यूटन लीबनिज थ्योरम हमने पिछले क्लास में भी थ्योरी बताया था, पिछले क्लास मतलब पिछले वीडियो इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट 1 में। तो आपको डिफरेंशिएशन तो पता है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे न्यूटन लीबनिज थ्योरम, है ना, यूजिंग न्यूटन लीबनिज थ्योरम, है ना, यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। तो जब वो वाला यूज करेंगे, यानी f'(x), बेसिकली वो क्या कहता है रूल, देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये वाला जो है ये एक अलग फंक्शन है, और e⁻x तो बाहर है। तो इस अंदर में जहां जहां पर t होता है वहां वहां पर x रख देते हैं, तो ये आ जाता है e⁻x इंटू fx इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब लोअर लिमिट 0 रख देंगे, इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 है, ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन e⁻x का, तो e⁻x ही होता है ना। तो ये हमें याद रख लेना है। तो f'(x) इज इक्वल टू आ गया e⁻x fx प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल है, fx सीधे निकाल सकते हो, यहां से निकाल लोगे ना। जैसे यदि पुट y इज इक्वल टू fx, वो ज्यादा आसान होता है ना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें dy/dx है, dx/dy है, इसमें हमें ज्यादा आसान लगता है, वही यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहां से जब हम इसको लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, e⁻x y प्लस 1। अब इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल तो आ ही गया, कर लो इसको, एकदम आसान है ना, dy/1 प्लस y, ये है ना। और इसमें अब आ जाएगा आंसर, तो लॉग फॉर्मेलिटी के लिए 1 प्लस y, और y तो पॉजिटिव होगा इसीलिए ये आ गया e⁻x प्लस c। अब देखो यहां से हमें x और y में क्या कंडीशन दिया हुआ है,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, देखो सीधे जो भी लोअर लिमिट है ना बच्चों, वही x के जगह पर रख दो, क्योंकि 0 से 0 हम जाएंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब तो समेशन होता है। हम 0 पर थे, 0 पर ही चले गए तो कहीं गए ही नहीं, है कि नहीं। तो 0 यानी इसी में यदि हम x इज इक्वल टू 0 रख दें तो f0 क्या आ गया, ये तो 0 e टू द पावर 0 यानी 1 आ गया, f0 आ गया 1। तो यहां से हम ये रख देते हैं अब एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू है 1। ठीक, तो हम यहां रख देते हैं, तो ये आ गया c इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 ब्रैकेट मत ले लेना, लॉग 2 अलग है, माइनस e टू द पावर 0 यानी 1। तो क्या आ गया यहाँ, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस लॉग 2 यहां आ गया, और e टू द पावर x माइनस 1 आ गया। तो 2 e टू द पावर x माइनस 1 ये 1 प्लस वाई, तो सीधे ये वाला आंसर हम लिख दिए। थोड़ा सा ये अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, बेसिकली ये e टू द पावर x होल माइनस 1 है, ना कि e टू द पावर x माइनस 1 है। ठीक है, तो वो ध्यान देना है। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक, आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। चलो अब आगे चलते हैं। मतलब बेसिकली इसमें न्यूटन लीबनिज थ्योरम भी लगा लेना है, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है, बाकी तो आसान है ना। तो मतलब मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन जब करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए भी और कैरियर के लिए भी। ठीक है, तो अब देखो ये वाला है, तो जब भी एक देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है, एक होता है रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला बच्चों 99% केस में टैन और कॉट में यूज किया जाता है। अब वो भी कैसे यूज किया जाता है, टैन का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो स्क्वायर की बात चल रही है, यानी 2 पावर रिड्यूस या इंक्रीज कर देंगे, ऐसे बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यानी रिड्यूस होते जाएगा पावर, जैसे अब tan x का पावर 20 पूछ दिया जाए, है ना, तो हम 20 को 18 प्लस 2 लिख देंगे, और tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। वहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर जरूरत ही है, देखो सारे में क्या है, i2 प्लस i4 यानी 2 का गैप है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, in तो पता है, हम इसमें in प्लस 2, देखो प्लस 2 करना ज्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो in प्लस 2 कर दे, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट तो वही है π/4 से π/2, और ये है कॉट का पावर n है प्लस कॉट का पावर n प्लस 2x है ना। तो ये हो गया आपका dx। ठीक, क्लियर है, तो यहां से ये निकाल लिया। अब देखो इसी को सोल्व कर देना है, तो π/4 से π/2, कॉट का पावर n कॉमन है ना, कॉट x का पावर n कॉमन है, और यहां बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स जानते हो, तो लेट कॉट एक्स को t ले लिया या z ले लेते हैं, है ना। तो इंटीग्रल बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, π/4 यानी 1, π/2 यानी 0, ये हो गया z का पावर n इंटू माइनस dz, हुआ ना, हो जाएगा। तो अब उलट देंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब यहां से आ गया 1/n प्लस 1, z के पावर n का इंटीग्रेशन, z का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी 1/n प्लस 1, यानी यहां से आ गया आपके पास in प्लस 2, यही निकाल रहे थे, ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना बच्चों। अब देखो सारा निकाल लेते हैं जो भी पूछा जा रहा है। i2 प्लस i4 है, एकदम आसान है ना। तो i2 प्लस i4 n के जगह पर 2 रख देंगे, तो 1/3 आ गया। i3 प्लस i5 1/4 आ गया। i4 प्लस i6 1/5 आ गया, आया ना। इसका मतलब देखो इसका उल्टा कर दिया जाए तो 1/3 1/4 1/5 तो HP में है ना, तो उल्टा AP में होगा, यानी आंसर आ गया AP। आसान है,
HP का तो ऑप्शन ही नहीं है, GP में तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, देख लेते, अच्छा आ भी नहीं रहा है, 3 × 5 तो होता ही नहीं है 4² नहीं होता है ना, इस वजह से ये आंसर आ गया। मतलब रिडक्शन फॉर्मूला वी कैन यूज इन कॉट एज वेल एज टैन। टैन वाला भी ऐसे ही आपको रिडक्शन फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, याद रहेगा। बेसिकली बीच की बात होती है, IN और IN+2 यानी n और n+2 के बीच। ऐसे ही हम वहां पर भी, कहां पर, ऐसे ही हम वहां पर भी टैन में भी IN+IN+2 1/n+1 याद रखेंगे। 0 से π/4 होता है वो, 0 से क्या होता है बच्चों, π/4, और IN+IN-2 क्या होता है, 1/n-1 है ना। सिमिलर वे हम इस एक इसमें ऑल्सो याद रखेंगे, 0 से π/4 में टैन nx है ना, यदि IN है तो ये यदि दिया हुआ है तो क्या याद रखते हैं, IN+2 ये भी 1/n+1, ये डायरेक्ट, ये दोनों में सेम रिजल्ट है बच्चों। केवल टैन में 0 से π/4 होता है और कॉट में π/4 से π/2 हुआ, रिजल्ट बच्चों सेम है दोनों में, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है, ओके। अब आगे चले, ये देखो, ये हमने कैलकुलस में यानी प्रॉब्लम डिस्कशन जब किया था, कैलकुलस की बात नहीं कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम डिस्कशन शिफ्ट वाइज किया था, एक ही दो शिफ्ट का किया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो -2 से +2 है, -2 से +2 और 3 बाहर कर लिए, तो ये आ गया है x² - x-2 का मॉड, आया ना 3 बाहर करने से। तो यहां से अब देखो इसका हम वेवी कर्व मेथड बना सकते हैं ना, देखो ये हमारे पास है, यहां से देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो x - 2 × x+1 है ना, x - 2 × x+1 है, तो -1 आ रहा है, +2 आ रहा है, और हमें जाना कहां से कहां है, -2 से। तो देखो इसका वेवी कर्व मेथड ये आया है बच्चों, है ना। वेवी कर्व मेथड तो निकाल लेते हो ना आप लोग, वेवी कर्व मेथड मतलब मतलब 2 से ज्यादा रख के देखे, ये पॉजिटिव आ रहा था, रख के देख सकते हो, 2 से ज्यादा 3 रख के देखे तो 9 - 3 - 2 पॉजिटिव होता है ना, इस वजह से ये है। तो अब हमें ये क्या ले लेना है, 3 तो पूरे में देखो मल्टीप्लाई है, -2 से -1 में पॉजिटिव का मतलब, आज देखो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मत सोचना कि निगेटिव में वो बाहर एज इट इज आता है या माइनस नाम के बॉडीगार्ड के साथ आता है, ये डिपेंड करता है कि अंदर की बात यदि पॉजिटिव है तो बाहर एज इट इज आएगा, और अंदर की बात यदि निगेटिव है तो बाहर माइनस नाम के बॉडीगार्ड के साथ आएगा, बस ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहां हम -2 से 1 -1 ना, -2 से -1 ये आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव में बाहर आ रहा है, यानी एज इट इज आ रहा है, x² - x-2, पॉजिटिव में मत बोला करो, है ना, मैं ही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं। अब -1 से +2 में ये एज इट इज नहीं बाहर आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, तो चलो माइनस कर लेते हैं, x+2 - x² कर लेते हैं। माइनस बाहर लिखने से अच्छा है कि अलग ही कर दो, है ना, x+2 - x²। अब इसको आपको सोल्व कर देना है, कर लोगे, एकदम जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका, आ जाएगा ना, बस मतलब सिंपल सोल्व कर देना है, मुझे नहीं लग रहा अब सोल्व हमें करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि उससे अच्छा है आपको कंसेप्ट सीखना है ना, तो ये आपको यहां रख देना है, और यहां से सेम वही x²/2 + 2x - x³/3, और कहां से कहां, -1 से 2, बस। नाउ अब तो आप लोग सोल्व कर लोगे इसको, नाउ सोल्व इट, है ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखना है, तो ज्यादा कैलकुलेशन हम यहाँ पर, आप हमें तो ये देख नहीं रहे हो ना कि हम मतलब कैसे सोल्व करते हैं, हम किस तरीके से कंसेप्ट बताते हैं, बस ये आपका मैटर होना चाहिए, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। हाँ कैलकुलेशन हो सकता है किसी का हमसे बहुत अच्छा है, हो सकता है, क्या होता ही बहुत सारा है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्पीड वाले बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, तभी तो वो सोचो 300 में से 296 मार्क्स आ जाते हैं, 300 मार्क्स में से 296, इट मीन्स दे आर इन द रेंज ऑफ
टॉपर्स का टॉपर्स है कि नहीं, वो याद रखते हैं ना। अब देखो ये सोल्व करने के बाद अब आगे इसी टाइप का क्वेश्चन। अच्छा ये एरिया आ गया है ना, तो एरिया में इसमें भी आपको अच्छे से सोल्व करना है। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्किल विच इज आउटसाइड द पैराबोला, है ना। तो यदि हम इसमें देखते हैं कि कोई भी हम सर्किल ले लिए, है ना, ये देखो सर्किल ले लिए। अब इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पता ही है ना आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि इसका सेंटर क्या है 0 0 है ना, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है आपको, है ना, क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कह रहा है ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला तो ऐसा होगा ना भाई, ये है देखो पैराबोला, ये थोड़ा मोटा हो गया कोई नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, 4x जैसा है। तो अब देखो ये दोनों कहां पर कट कर रहे हैं, तो सोल्व कर दोगे ना। और ये सर्किल का तो पता ही है ना, ये सर्किल है दिया, तो दोनों को सोल्व कर दिए। तो इन दोनों को, इसको और इसको यदि सोल्व करोगे तो सोल्व कर दिए, सोल्विंग। x कितना आ गया, वाई स्क्वायर के जगह पर हम 9x रख दिए, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 और x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और प्लस 3 है, तो ले नहीं सकते, ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि x निगेटिव से y नॉन रियल आ रहा है, इस वजह से। दैट इज पॉइंट जो आ गया ये हम ले लेते हैं, ये है x इज इक्वल टू 3, और ये तो जानते ही हो ये x इज इक्वल टू 6 है, चूंकि रेडियस है, और ये 0 है। ठीक, तो अब हमें इसमें दिमाग पता है क्या लगाना है, इसमें हमें दिमाग ये लगाना है कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, वो ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट हमें चाहिए बच्चों। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू, ये जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हमें ये पूरा पार्ट चाहिए, यानी पूरे सर्किल के इक्वेश, मतलब एरिया में से, सर्किल का एरिया तो जानते हो ना, तो सर्किल के एरिया में से वो वाला पार्ट माइनस कर लेना है। और ये वाला पार्ट बेसिकली या तो एक्स इंटरसेप्ट से या वाई इंटरसेप्ट, कैसे भी आप निकाल सकते हो। यदि हम ये वाला निकाल ले, देखो ये भी निकाल सकते हैं और ये आधा भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला देखो क्या आ रहा है, यहां से वाई इंटरसेप्ट की यदि बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला आ जाएगा, और फिर यहां से लेकर यहां तक सर्किल का, और नहीं तो ये निकाल लो, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पूरा सर्किल का एरिया क्या है बच्चों, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर तो मतलब 6 है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो ये निकाल लेते हैं 2 टाइम्स, हम 2 टाइम्स क्यों किए, क्योंकि ऊपर और नीचे। तो देखो ये वाला है, ये ग्रीन कलर वाला 0 से लेकर 3, 0 से 3, ये तो पैराबोला है ना, तो पैराबोला में y इन टर्म्स ऑफ x, यानी 3 रूट x dx, है ना, और प्लस 3 से लेकर 6, 3 से लेकर 6 एरिया ऑफ सर्किल वाला ये है, तो 3 से 6 में सर्किल, यानी 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका निकालना है। ठीक है, अरे dx तो लिखा ही नहीं हमने, बिना dx के कैसे इंटीग्रेट करेगा भाई आदमी, है ना। तो ये वाला आ गया हमारे पास, ये है रिक्वायर्ड एरिया। तो एक लाइन और बस लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि जगह है माइनस, देखो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 2 टाइम्स तो लिखा ही नहीं, 2 यहां थोड़ा अच्छा, अरे 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर आ गया, तो 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 टू द पावर, अच्छा 0 से 3 प्लस। अब इसका देखो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, इसीलिए मैं एक बार और लिख रहा हूं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन इनवर्स x बाई ए, लेकिन ए स्क्वायर बाई 2 भी आ जाता है, तो फॉर्मूला x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब 36, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए
यही होता है ना, और यहाँ 3 से लेकर 6 तक ले लिए ये वाला, और ये एक और ब्रैकेट है। अब देखो आपको सोल्व कर देना है ना। तो सोल्व कर दोगे ना, तो देखो 36 पाई -2 टाइम्स, ब्रैकेट का कमाल है, बदल देते हैं ना। अब x के जगह पर 3 रख देंगे, तो 3 का पावर 3/2, 3 का पावर 3/2, 3√3 होता है ना, तो 2 × 3 यानी 6√3 आ गया, 3√3 आया, तो 3 × 2 प्लस, अब देखो ये 6 रख देंगे तो ये 0, 18 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2, तो 18 × साइन इनवर्स 1 यानी π/2, ठीक, माइनस, अब 2 रख देते हैं, सॉरी 3 रख देते हैं, तो 3 रखने से 3 × 36 - 9 27 का अंडर रूट 3√3/2, 3√3/2 प्लस यहां 3 रखते हैं तो 18 साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6, बड़ा ज्यादा लेंदी हो गया है ना। अब देख लेते हैं, अब देखो 6√3 है और 9√3 है /2, तो 6 × 2 12 माइनस 9√3, 3√3 आया इंटू 2 आया, /2 भी है ना, तो 2 से यानी 3√3 आ रहा है, देखो 3√3 तो आ गया, तो यानी यहां से 36 पाई माइनस यहां से पूरा ये वाला और ये वाला 2 से, तो ये आ गया। वैसे भी देखो 12 माइनस यानी 3√3। अब इसके बाद ये है 9 पाई, कौन पाई 9 पाई, तो ये 9 पाई और माइनस ये है 3 पाई, तो 9 पाई माइनस 3 पाई 6 पाई और 2 यानी 12 पाई, यानी -12 पाई, तो देखो आ गया ना 36 यानी 24 पाई आया, -3 आ गया भाई। मतलब इतने लंबे सोल्व करने के बाद यदि कैलकुलेशन वाइज सही आ रहा है, इट मीन्स आप धीरे धीरे ही सोल्व कर रहे थे। देखो मैं भी, ये कुछ बच्चे को तो नींद भी आ रही होगी यार, इतना धीरे धीरे सोल्व करते हैं, लेकिन हाई स्पीड से सोल्व करने का हो सकता है मोर देन 90% बच्चे नतीजा देख चुके होंगे, है कि नहीं, कि बहुत ही सिली मिस्टेक होते हैं बच्चों। मिस्टेक कम करो, राइज कर जाओगे, कंसेप्ट ज्यादा पूछा ही नहीं जाता है ना। बेसिकली दीज आर द एग्जाम्स इन विच यू हैव टू केयर विथ योर कंसेप्ट, योर मिस्टेकन। आपको आता है लेकिन आप मिस्टेक करते हो, इस वजह से मार्क्स नहीं आता है। इसलिए नहीं मार्क्स नहीं आता है कि आपको आता ही नहीं है बच्चों, हमेशा ये ध्यान दो। मैं टीचर हूं फिर भी मैं बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों आप हमसे नया सीखने नहीं आते हो, किस तरह के कैलकुलेशन एरर है या प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हमारे साथ करने आते हो। स्कूल टीचिंग थोड़ी होती है कि आराम से टीचर आएगा केवल वही बताएगा, बच्चे बाकी देखते रहेंगे, इंस्ट्रक्शन टाइप का तो है नहीं। हमें तो साथ में काम करना है, 1 लाइन मैं लिखूं, 2 लाइन आप लिखो, 4 लाइन मैं लिखूं, 8 लाइन आप लिखो, इस तरीके से कोचिंग का मेन उद्देश्य होता है। और वही हम लोग 20 साल से कम मैं पर्सनली ऑफ मतलब पार्ट टाइम फुल टाइम मिला के ये कर रहा था बच्चों, ठीक है। तो वो एक अलग ही ऑरा होता है जिसमें साथ मिल के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन, और बच्चा भी सोल्व करते रहता है बच्चों, है ना। ऑनलाइन में थोड़ी सी ये डिफरेंसेस है कि वो केवल देखता है, ऑनलाइन का मतलब दे आर द ऑडियंस, उसमें से कुछ अच्छे बच्चे क्या बन जाते हैं, प्लेयर बन जाते हैं। प्लेयर का मतलब वो खेल, भाई हारने या जीतने के लिए आपको खेलना होगा ना, देखने का मतलब क्या है, आप एक ऑडियंस हो, है ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसको क्वेश्चन को सोल्व करो खुद से। ऐसा नहीं कि देखो कि ऐसे सोल्व होता है, ये देख के आप खुद से सोल्व करो बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। हाँ देखो अब इसमें देखो क्या करना है, ये है देखो मॉडेक्स। यदि ऐसे इसको सोल्व करेंगे, देखो हमने बताया था मॉडुलस के 0 कर देते हैं, और डिफिनिट इंटीग्रेशन का यदि मॉडुलस लगा हुआ है तो बेसिकली वो एरिया है बच्चों, क्या है, एरिया है। तो यदि हम इसको उसी हिसाब से चलते हैं, है ना, जैसे ये है, हम यहां ए निकालने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि ए निकालते हैं बच्चों, देखो तो ए निकालने के लिए
हमें यहाँ मॉड एक्स का ग्राफ तो आपको पता है, और ए दिया हुआ है ग्रेटर देन 2, सपोज ए इज इक्वल टू 3 रख लो, मन में सोचते हैं तो -3 से +3 है ना, तो इसका ग्राफ तो आपको पता है ना, पता है ना ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो मॉड एक्स का यदि हम ग्राफ बना रहे हैं और x इज इक्वल टू -a है और x इज इक्वल टू +a है, इसका मतलब इसका एरिया यदि हम देखें तो ये वाला हमें देखना था ना, ये वाला, ये देखना था, तो ये आ जाएगा आपका मॉड एक्स, है ना, -a से +a मॉड एक्स dx, बेसिकली एरिया, है ना, एरिया आ गया ना, ये वाला एरिया आ गया। तो ये है, देखो ये तो ओरिजिन है ना बच्चों, तो ये तो a है और x के जगह पर ये भी a है, चूंकि y इज इक्वल टू एक्स है, तो हाफ a इंटू a, है ना, तो हाफ a इंटू a 2 बार है ना, तो यहां से आ गया a², आ गया ना। सिमिलर वे में यदि हम लेते हैं मॉड ऑफ x-2, है ना, तो -a से +a मॉड ऑफ x-2, इसका यदि एरिया लिया जाए, है ना, तो मॉड ऑफ x-2 के लिए क्लियर है, तो मॉड ऑफ x-2 अब कैसे करोगे, इसी तरीके से निकाल सकते हो ना। तो देखो हम फिर से बना लेते हैं, मॉड ऑफ x-2 तो ऐसे होगा ना। अब लेना है यहां a जो है बच्चों, a लेना है 2 से ज्यादा, यानी a ये तो 2 है तो यहां से ज्यादा, ये हो गया -a, है ना, कलर बदल लेते हैं, ये हो गया -a, है ना, माइनस वैसे थोड़ा और इधर होना चाहिए, है ना, -a है ये और +a है, ये है, यानी अब हमें ये एरिया बताना है, कौन सा एरिया बताना है, इस तरह का, ये वाला, ये एरिया है और ये वाला एरिया है, ये है 2, x इज इक्वल टू 2 है। तो देखो इसका एरिया यदि हम देखें, ये तो ओरिजिन है, तो इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल का, देखो ये a है साइड और ये भी 2 है, ये तो 2 + a हो गया और ये भी 2 + a हो गया, तो हाफ ऑफ a + 2 का होल स्क्वायर आ गया, इसका और इसका देखो ये है पूरा बच्चों a, ये है a और ये है 2, तो ये a-2 हो गया और ये भी a-2 है, a-2 है और ये भी a-2, तो हाफ ऑफ a-2 का होल स्क्वायर है, ये इसका एरिया हो गया। चाहो तो आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है ना। तो गिवन, अब गिवन क्या है, गिवन है इन दोनों का समेसन, है ना, a² प्लस हाफ a+2 का होल स्क्वायर प्लस a-2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 22 दे रखा है, क्वेश्चन में 22 दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लोगे ना, ये क्या आ जाएगा, a² प्लस हाफ ऑफ 2a² प्लस 8 इज इक्वल टू 22 ना, a² प्लस 4 18, a² 2a², अच्छा आ गया, a इज इक्वल टू ±3, एज a ग्रेटर देन 2 है बच्चों, है ना, तो एज a ग्रेटर देन 2 है तो हमने -2 मतलब -3 नहीं लिया, तो a आ गया ना। अब हमें ये निकाल लेना है ना, सो क्या कर लें, -3 से +3 x का इंटीग्रेशन और -3 से +3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। ये तो आ गया x²/2, तो -3 से +3 x²/2, ये तो 0 हो जाएगा, मॉड तो है नहीं भाई, तो ये तो आ गया 0 प्लस, अब -3 से +3, ये तो इंटीग्रल इंटरवल लेना है ना, तो लेना है कि नहीं, ठीक है, तो x -3 से -2 -3 आ गया, -2 से -1 -2 आ गया, -1 से 0 -1 आ गया, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, 0 से 1 तो 0 है, लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं, 1 से 2 1 आ गया और 2 से 3 2 आ गया, ये बस आपको कर लेना है, ठीक है, मतलब बहुत आसान है, कुछ इंटीग्रेट नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही डायरेक्ट कर लेना है। वैसे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी होते हैं, देखो ये -3 बाहर आ गया, तो -2 माइनस ऑफ -3, यानी ये तो -3
सिमिलरली -2, तो -3 प्लस -2 प्लस -1, -3 -2 -1, -6 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो -6 प्लस 3 कितना आ गया? -3। लेकिन आंसर में तो -3 तो आना नहीं चाहिए था, यानी हो सकता है इसका भी मॉडुलस वगैरह हो, है ना, या तो ऑप्शन वाइज हो। तो हमें ए तो निकल गया भाई, ए तो सही से निकल गया। बाकी अब इसमें ये आएगा, आंसर यही है -3। यदि क्वेश्चन में जब तक कि कुछ और चेंजेज ना हो, आंसर तो इस क्वेश्चन का यही आएगा। ठीक है, याद रखोगे बच्चों एकदम अच्छे से। आपको ये एरिया वाइज भी मॉडुलस में इंटीग्रेशन में याद रखना है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ें। देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश, यहां से क्या दिया हुआ है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, यानी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेटिंग क्या आ रहा है हमारे पास? एफ एक्स आ रहा है और ये आ रहा है एफ ऑफ 2 माइनस एक्स आ रहा है ना, माइनस में, है ना, और प्लस सी। तो यहां से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही है ना। तो ये है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो f0 प्लस f2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और f0 और f2 दोनों दे रखा है, यानी f0 है 1 और ये है e स्क्वायर, दैट इज k इज इक्वल टू e स्क्वायर आया, यानी दैट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स तो कॉन्स्टेंट है ना, दिस इज k यानी 1 प्लस e स्क्वायर। ठीक, अब देखो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक किंग प्रॉपर्टी आपको बताया था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यही होता है ना। तो देखो ये आ गया और 0 से 2 है, बस ये होता है किंग प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? किंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होता है ना, सबसे ज्यादा ये यूज होता है इस वजह से। तो ये आ गया, ये तो बाहर आ गया, तो हाफ ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू 0 से 2 dx, और 0 से 2 dx क्या होता है? 2 होता है, इसका मतलब 1 प्लस ई स्क्वायर आंसर आ गया। आसान है ना, आसान है कि नहीं बच्चों? ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? तो देखो कितने आसान आसान ये सब क्वेश्चन आते हैं, जो कि इसी साल जेईई मेन फरवरी में आए थे। इस मतलब इस तरह के क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखते हुए मार्च अप्रैल मई अटेम्प्ट करना था, ना कि जो आपको आता है और या जो आपको अच्छा लगता है उसको ध्यान में रखना था। ठीक है, जो आते हैं वो ध्यान में रखते हैं, जो खुद को आते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे देखें। देखो ये उसी तरीके से ये डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं बच्चों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है? इसको बना देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स से डिवाइड कर दो, तो 1 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब हो गया ना। तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर p और q तो निकल गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर p dx, यानी 1 बाय एक्स dx। तो यहां से e टू द पावर log x आ गया। c इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, जो सोल्यूशन होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा इस वजह से। तो ये आ गया x, x पॉजिटिव दिया रहेगा, है ना वो, तो लिख देते हैं। ये तो फालतू में ऐसे ही वो है ना। नाउ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा बच्चों? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q का मतलब बी एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरे का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा
Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां से देखो ये हमारे पास आ गया ना x इंटू वाई, x इंटू वाई। वैसे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी बन ही रहा था, है ना। तो ये bx4 यानी bx5/5 प्लस c। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एनसीआर मतलब जो एनसीईआरटी में वैसे है नहीं, डायरेक्ट करने वाला x dy प्लस y dx का मतलब d ऑफ एक्स वाई होता है ना, और dx उधर जाके हो ही जाता है, एक लाइन में हो जाता है, ठीक है। तो टाइम या इंक या पेज बचा सकते थे उससे। एक्स वाई ये तो आ गया। अब देखो सी निकालने के लिए इसको 1,2 से पास करवा देंगे। तो 1,2 यानी एक्स के जगह पर 1, वाई को जगह पर 2, तो ये 2 इज इक्वल टू बी अपॉन 5 प्लस सी आ गया। तो सी के जगह पर 2 माइनस बी बाय 5 आ गया, तो रख दिए। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू बी बाई 5 x5, और c के जगह पर है ना माइनस, यानी -1 आ जाएगा और +2 है, यही है ना। ठीक, एकदम सही बोल रहे हैं। b/5 कॉमन ले लिए, +2 हो गया। अब देखो यहां से अब हमें b ही निकालना है जो ये हो, है ना। नाउ y dx, fx का मतलब y dx ना, तो पहले यहां से x निकाल सकते थे वैसे। तो यहां से हम 1 से 2 fx dx, तो fx का मतलब y है, तो ये देखो क्या आ गया b/5 x5 माइनस 1/x है प्लस 2/x है, यही है ना fx इंटीग्रेशन। और ये कितना दिया हुआ है 62/5, बस यही दे रखा है, तो आसान है ना। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। तो b/5 x4, देखो ये x4 है, x4 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x5/5 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log x ये है, और प्लस 2/x का इंटीग्रेशन 2 log x, और फ्रॉम 1 to 2 दिस इज इक्वल टू 62/5। अब यहां से b निकाल सकते हैं, b दे रखा है वैसे ये सब सारा। तो x के जगह पर एक बार 2 रख लेते हैं, एक बार देखो आप सोल्व करना है बच्चों, है ना, चाहो तो खुद से कर सकते हो। x के जगह पर 2, तो 2 5 है ना। देखो 2 का पावर 5 यानी 32/5 माइनस 1/5 यानी 30, चलो अलग अलग ही करते हैं, है ना। 32/5 माइनस log 2 प्लस 2 log, अच्छा ये दो यही गलती होती है, ये b/5 केवल इसी के साथ है ना, देखो ये है, ठीक, और प्लस 2 log 2 है ये, है ना। और माइनस 1 रखेंगे तो ये पूरे में b/5 1 माइनस log 1 तो 0, तो यानी 1/5 और फिर log 1 0, तो ये यहां से आ जाएगा माइनस में b/25 आ गया। चलो ठीक लग रहा है ना। 1/5 माइनस तो 0, तो यानी ये आ गया, और दिस इज 62/5। यहां से अब b निकाल लेना भाई, है ना। देखो 2/2 ये तो ऐसे भी है कि log 2 का कंसेप्ट तो है नहीं वहां पर, तो देखो ऐसे देख सकते हैं 2 log 2 यानी 2 माइनस b/5। देखो 2 माइनस b/5 ये तो होना नहीं चाहिए, तो 2 माइनस b/5 यदि 0 कर लेते हैं तो वहां से b आ जाएगा 10, सीधे b इज इक्वल टू, यदि हम 10 रख के देखते, चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, b यदि 10 रख के देखे तो आ जाएगा। देखो b यदि 10 रख के हम देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ है b, देखो ये 64/25 माइनस 10/25 है ना। तो 64 माइनस 10 कितना 54, है ना। तो वहां से ये आ जाएगा ये, अच्छा ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, है ना। तो ये आ गया आपका यहां से 2 log 2 ये आ गया b/5 यहाँ है, और ये यहाँ है, सोल्व कर लेना, b इज इक्वल टू 10 आ गया, है ना। सोल्विंग b इज इक्वल टू 10, ठीक। हो सकता है दूसरा आंसर आ जाए जो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन निकाल लेना है और उसके बाद पुट कर लेना है। क्लियर है, ओके। एक और बस लास्ट क्वेश्चन, ये देखो यदि गौर से देखो तो ये जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। देखो किया क्या है,
ये है 1 से 3, और ये अंदर की बात है x माइनस 1 माइनस ये है ना। तो अब देखो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि कोई इंटीजर होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो 1 से 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रेशन -3 dx फ्रॉम 1 to 3, तो वो तो आ गया। अब इसके लिए है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस पुट x माइनस 1 को t ले लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू dt हो गया, है ना। और ये तो आ चुका है, ये पूरा का पूरा कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। ठीक है, अब ये देखो, अब इंटीग्रल 1 से देखो x यदि 1 है तो यानी 0 से 2 है, एक्स स्क्वायर, x नहीं t है ना, t स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर dt है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखो 0 से 2 जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 0 से t एक्स स्क्वायर, मतलब 0 से 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें हम ले सकते थे बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो x यदि 0 से 2 जा रहा है यानी t, तो t स्क्वायर 0 से 4 जा रहा है, तो 0 से 1 गया, 1 से, ये बार बार x ना याद रखते हैं, dt, फिर 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, और फिर 3 से 4 गए। देखो 0 से 4 जा रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला, जब टी स्क्वायर 0 से 1, तो ये भी 0 से 1, टी स्क्वायर 1 से 2, तो टी 1 से √2, टी स्क्वायर 2 से 3, तो √2 से √3, टी स्क्वायर 3 से 4, तो √3 से √4 यानी 2। अब इसको सोल्व कर दोगे तो 5 माइनस √2 माइनस √3 आ गया। अब ये है -6, इधर वाला -6 बचा हुआ है ना, सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 5 माइनस √2 माइनस √3 -6, यही ना। तो -1 यानी -√2 माइनस √3 और -1, यानी ये आंसर आ गया बच्चों इसमें। आसान है। तो ये जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आप चाहो तो अच्छे से कर सकते थे, या उम्मीद है बहुत सारे हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से वो किए होंगे, है ना। तो जिसने नहीं किया होगा इसका मतलब और उनको प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ये 11 टॉप बेस्ट क्वेश्चन जो जेई मेन फरवरी इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 2। तो बेसिकली आपको मेथड सीखना है कि किस तरीके से कोई सोल्व करते रहते हैं, और उसको आपको याद रखना है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम ये करेंगे। बाकी आपके स्कोर आ चुके हैं, यू आर इन नो रियल लाइफ नॉट द वर्चुअल लाइफ, अभी भी आपके पास टाइम है, मार्च अप्रैल मई। तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों पेपर अच्छा करो, हम हमेशा आप लोग के साथ हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।